स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम शरीर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है एराकिडोनिक एसिड पाथवे, उसकी बारीकियों को समझने वाले हैं। हमारे पास देखिए एक डिटेल चित्र भी है जो दिखाता है कि ये सब कैसे काम करता है। मकसद ये है कि हम समझें कि कैसे हमारी कोशिकाओं की झिल्ली, मतलब वो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स से ये एसिड बनता है और फिर कैसे अलग-अलग रास्तों से गुजरकर सूजन, दर्द, ये सब प्रतिक्रियाएं पैदा करता है। और हाँ, कौन सी दवाएं इन रास्तों पर असर डालती हैं, ये भी देखेंगे। तो कहानी शुरू होती है, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, कोशिका झिल्ली के फॉस्फोलिपिड से, है ना? हाँ, बिल्कुल, यहीं से। और यहाँ एक एंजाइम है, फॉस्फोलाइपेज A2। ये इनको तोड़ता है और बनाता है एराकिडोनिक एसिड। ये एकदम मतलब स्टार्ट पॉइंट है। बिल्कुल सही कहा। और देखिए यहीं पर चिकित्सा जगत की एक बहुत महत्वपूर्ण दवा श्रेणी काम करती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिन्हें आप जानते हैं आमतौर पर स्टीरॉइड्स भी कहते हैं। अच्छा, स्टीरॉइड्स। हाँ, ये दवाएं सीधे फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम को ही रोक देती हैं मतलब इनहिबिट करती हैं। ओह, तो मतलब शुरुआत में ही। हाँ, सोचिए, जैसे अगर नल का पहला वाल्व भी बंद कर दिया तो आगे पानी नहीं जाएगा, बिल्कुल वैसे ही अगर फॉस्फोलाइपेज A2 रुक गया तो एराकिडोनिक एसिड बनेगा ही नहीं या बहुत कम बनेगा। इसीलिए शायद स्टेरॉइड्स इतने पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी माने जाते हैं, क्योंकि वो प्रक्रिया को बहुत पहले ही रोक देते हैं। हाँ, बिल्कुल यही वजह है। वो एराकिडोनिक एसिड के प्रोडक्शन को ही कम कर देते हैं। तो फिर आगे जो सूजन करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ल्यूकोट्राइन्स हैं, वो भी कम बनेंगे। ये काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम असर है, आप कह सकते हैं। समझ गए, ठीक है। तो मान लीजिए एराकिडोनिक एसिड बन गया। अब ये चित्र दिखा रहा है कि इसके पास दो मेन रास्ते हैं आगे जाने के लिए। सही, दो प्रमुख मार्ग हैं। एक है साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे, जिसे कॉक्स पाथवे भी कहते हैं, और दूसरा है 5 लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे या 5 लॉक्स पाथवे। हाँ। कॉक्स और 5 लॉक्स। हाँ। और ये दोनों ही रास्ते एराकिडोनिक एसिड को अलग अलग तरह के बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में बदलते हैं, जिनके शरीर में बहुत अलग-अलग बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो पहले कॉक्स पाथवे को देखते हैं। इसमें फिर दो एंजाइम दिख रहे हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। हाँ। इनमें क्या फर्क है? ये दोनों एक जैसे हैं या अलग? नहीं, इनमें महत्वपूर्ण फर्क है। देखिए, दोनों एंजाइम एराकिडोनिक एसिड को बदलते तो हैं साइक्लिक इंडोपेरोक्साइड्स नाम के इंटरमीडिएट कंपाउंड्स में। साइक्लिक इंडोपेरोक्साइड्स। हाँ, लेकिन उनका रोल थोड़ा अलग है। कॉक्स 1 को अक्सर हाउसकीपिंग एंजाइम माना जाता है, मतलब वो सामान्य शारीरिक काम जैसे पेट की परत की सुरक्षा है, किडनी का फंक्शन है, उसको बनाए रखने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता रहता है। अच्छा, मतलब ये नॉर्मली काम करता रहता है। हाँ, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी का हिस्सा है। दूसरी तरफ कॉक्स 2 जो है, वो मुख्य रूप से तब एक्टिव होता है जब कोई सूजन हो, चोट लगे या इन्फेक्शन हो, और ये खास तौर पर सूजन और दर्द से जुड़े प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है। तो कॉक्स 1 अच्छा वाला और कॉक्स 2 प्रॉब्लम वाला, ऐसा कह सकते हैं? देखिए, इतना सिंपल भी नहीं है, पर समझने के लिए कह सकते हैं कि कॉक्स 2 ज्यादातर सूजन के समय एक्टिव होता है, और ये फर्क दवाओं के असर और साइड इफेक्ट्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। और ये जो साइक्लिक एंडोपेरोक्साइड्स बने, इनसे ही आगे चलकर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, पीजीज, प्रोस्टासाइक्लिन, PGI2 और थ्रोम्बोक्सिन, TXA2 बनते हैं। ये नाम तो बहुत सुने, खासकर दर्द निवारक दवाओं के साथ। हाँ, बिल्कुल, ये फाइनल प्रोडक्ट्स हैं इस पाथवे के, और इनके काम बहुत अलग-अलग हैं, और यहीं पर एनासिड्स काम करती हैं, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। हाँ, NSAIDs। ये दवाएं कॉक्स एंजाइम को रोकती हैं। लेकिन NSAIDs में भी तो प्रकार होते हैं, जैसे कुछ दोनों कॉक्स को रोकती हैं और कुछ सिर्फ कॉक्स 2 को। हाँ, सही। जो नॉन सेलेक्टिव एनासिड्स हैं, जैसे आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनाक है, नेप्रोक्सिन है, ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को ब्लॉक करती हैं। दोनों को? हाँ, एस्पिरिन भी इसी ग्रुप में है, पर वो इरिवर्सिबली मतलब स्थायी रूप से ब्लॉक करती हैं। अब क्योंकि ये कॉक्स 1 को भी रोकती हैं, तो पेट में जलन या अल्सर जैसे साइड इफेक्ट्स का खतरा रहता है, क्योंकि वो पेट को बचाने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी कम हो जाते हैं। ओह अच्छा, इसीलिए पेट की दिक्कतें होती हैं इनसे। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स बनाए गए, जैसे सिलेकॉक्सिब। ये मुख्य रूप से सिर्फ कॉक्स 2 को टारगेट करते हैं, जो सूजन से जुड़ा है। तो साइड इफेक्ट्स कम होने चाहिए। पेट वाले साइड इफेक्ट्स तो कम होते हैं, लेकिन इनके अपने कुछ अलग रिस्क हो सकते हैं, खासकर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर, तो वो एक अलग चर्चा का विषय है। ठीक है। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट्स बने COX पाथवे के, उनके काम क्या हैं?
जैसे प्रोस्टासाइक्लिन PGI2। PGI2 का मुख्य काम है प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोकना, मतलब प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करना। और ये ब्लड वेसल्स को फैलाता है, जिसे वैसोडाइलेशन कहते हैं। प्लेटलेट्स को चिपकने से रोकना। चित्र में भी एक याद रखने का तरीका दिया है, PGI, प्लेटलेट गैदरिंग इनहिबिटर। हाँ, वो एक अच्छा निमोनिक है, प्लेटलेट गैदरिंग इनहिबिटर, और दवा के रूप में इपोप्रोस्टेनॉल इसी का सिंथेटिक फॉर्म है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, यहाँ PGE1, PGE2, PGF2 अल्फा। हाँ, इनके काम काफी फैले हुए हैं। जैसे PGE1 वैस्कुलर टोन पर असर डालता है, दवा है अल्प्रास्टाडिल। PGE2 और PGF2 अल्फा ये गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन, मतलब यूटेराइन टून को बढ़ाते हैं। इनसे संबंधित दवाएं हैं डाइनोप्रोस्टोन, कार्बोप्रोस्ट। और ये दर्द और सूजन में भी शामिल है ना? हाँ, बिल्कुल। दर्द, सूजन, बुखार, इन सब में इनका रोल है। और NSAIDs इन्हीं को कम करके आराम पहुंचाती हैं। और आखिरी वाला थ्रोम्बोक्सेन A2 TXA2, इसका काम तो PGI2 से एकदम उल्टा लग रहा है। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही पकड़ा। TXA2 प्लेटलेट जमाव को बढ़ाता है और ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है, यानी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। मतलब PGI2 और TXA2 एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं प्लेटलेट्स और ब्लड वेसल्स पर। हाँ, और शरीर में इन दोनों के बीच का संतुलन बहुत नाजुक और महत्वपूर्ण है। ये ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। जैसे एस्पिरिन है ना, वो कम डोज में खास तौर पर TXA2 के प्रोडक्शन को रोकती है, जिससे खून पतला रहता है। वाह, ये तो काफी जटिल बैलेंस है। ये हुई कॉक्स पाथवे की बात। अब दूसरा रास्ता 5 लाइपोऑक्सीजनेज यानी 5-LOX पाथवे, इस पर आते हैं। हाँ, तो ये रास्ता शुरू होता है 5-LOX एंजाइम से। ये एंजाइम एराकिडोनिक एसिड को बदलता है 5-HPET नाम के एक और इंटरमीडिएट में। 5-HPET। हाँ, और इस एंजाइम को रोकने वाली भी एक दवा है, ज़ाइल्यूटोन। ये सीधे इस 5-LOX एंजाइम पर ही काम करती है। अच्छा, तो जैसे स्टेरॉइड एकदम शुरू में रोक रहे थे और NSX कॉक्स को, वैसे ज़ाइल्यूटोन 5-LOX को रोकती है। बिल्कुल, स्पेसिफिक टारगेट है इसका। और 5-HPET से क्या बनता है? यहाँ ल्यूकोट्राइन्स दिख रहे हैं, LTC4, LTD4, LTE4 और LTB4। अस्थमा में इनका जिक्र बहुत होता है। हाँ, बिल्कुल सही। LTC4, LTD4 और LTE4 जो हैं, ये खास तौर पर हमारी सांस की नलियों, मतलब ब्रोंकाई की मांसपेशियों को सिकोड़ते हैं, जिसे ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, और वहाँ सूजन भी बढ़ाते हैं। ये अस्थमा के लक्षणों के लिए काफी हद तक जिम्मेदार माने जाते हैं। ओह, इसीलिए अस्थमा अटैक में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हाँ, और इसीलिए अस्थमा के इलाज में ऐसी दवाएं हैं जो इनके असर को रोकती हैं। जैसे कि वो मोंटेलुकास्ट और ज़ाफिरलुकास्ट। एकदम सही। ये दवाएं ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कहलाती हैं। ये क्या करती हैं कि ये LTC4, LTD4 और LTE4 को उनके रिसेप्टर पर जुड़ने ही नहीं देती। मतलब दरवाजा बंद कर देती है उनके लिए। हाँ, एक तरह से। तो उनका वो सांस की नली सिकुड़ने वाला असर नहीं हो पाता और मरीज को आराम मिलता है। समझ गए। और ये चौथा ल्यूकोट्राइन LTB4, इसका क्या काम है? LTB4 थोड़ा अलग है। ये एक कीमोटैक्टिक एजेंट है, मतलब ये इम्यून सेल्स को, खासकर न्यूट्रोफिल्स को, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन वाली जगह पर बुलाता है। बुलावा भेजता है। हाँ, एक तरह से सिग्नल भेजता है कि यहाँ आओ, यहाँ जरूरत है। चित्र में वो निमोनिक भी है ना, न्यूट्रोफिल्स अराइव बिफोर अदर्स। हाँ, B4 मतलब बिफोर। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स दूसरों से पहले पहुंचते हैं। हाँ, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अगर हम पूरा चित्र देखें तो ये कमाल का है। एक ही मॉलिक्यूल एराकिडोनिक एसिड और उससे दो अलग-अलग रास्ते, और फिर उनसे इतने सारे अलग-अलग कंपाउंड्स बन रहे हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइन्स, और सबके काम भी कितने अलग। कोई सूजन बढ़ा रहा है, कोई दर्द, कोई प्लेटलेट जमा रहा है, कोई रोक रहा है, कोई सांस की नली सिकोड़ रहा है। मतलब गजब की जटिलता है ये तो। है ना? ये वाकई शरीर की एक बहुत ही अद्भुत और जटिल प्रणाली है। और ये चित्र ये भी दिखाता है कि कैसे अलग-अलग दवाएं, स्टीरॉइड्स हो गए, NSAIDs हैं, COX-2 इनहिबिटर्स हैं, ज़ाइल्यूटोन हैं, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट हैं, ये सब इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स पर निशाना साधकर अपना असर दिखाती हैं। हर दवा का अपना एक खास टारगेट है। हाँ, बिल्कुल। और इसी वजह से उनके असर, उनके फायदे और उनके साइड इफेक्ट्स भी अलग-अलग होते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें, हमने देखा कि कैसे कोशिका झिल्ली से एराकिडोनिक एसिड बना, फिर उसके दो मुख्य रास्ते
कॉक्स और 5 लॉक्स और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स और ल्यूकोट्राइन्स। और साथ ही ये भी समझा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एनएसिड्स, कॉक्स-2 इनहिबिटर्स, ज़ाइल्यूटॉन और ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट्स कहाँ और कैसे काम करते हैं। हाँ, ये काफी कुछ कवर हो गया। हाँ, काफी विस्तार से बात हुई। और ये पूरी चर्चा एक बहुत दिलचस्प सवाल भी उठाती है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या सवाल? यही कि शरीर इन इतने शक्तिशाली मॉलिक्यूल्स जिनके असर इतने विविध हैं और कभी-कभी तो बिल्कुल उल्टे हैं, जैसे हमने PGI2 और TXA2 का देखा, इनके बीच संतुलन कैसे बनाकर रखता है? ये बैलेंस कितना नाजुक होगा? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। और जब हम दवाओं के जरिए इन रास्तों में दखल देते हैं तो ठीक है, हमें जो असर चाहिए वो तो मिलता है, लेकिन इस नाजुक संतुलन पर और क्या अनचाही प्रभाव पड़ सकते हैं जो शायद हम तुरंत ना देख पाएं। इन दूरगामी प्रभावों को समझना, दवाओं का सुरक्षित इस्तेमाल करना, ये लगातार शोध और सावधानी का विषय है। इस पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है।